everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुब्बर. आज हम पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे. हमारा टीचिंग का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें पियाजे से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, चाहे वो सीटेट हो, DSSC हो, KVS हो या कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो. पियाजे की थ्योरी से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है. सो लेट्स बिगिन. आई बिलीव हमें कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका नाम समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि हम उसके अंदर आगे क्या पढ़ने वाले हैं. जीन पियाजे ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे. रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म पर बिलीव करते थे. कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कि बच्चा अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज खुद करेगा. आप उसको टॉयज दो, आप उसको सिचुएशंस दो, वो अपने आप उनमें खेल खेल कर उन सिचुएशन को समझ कर अपनी नॉलेज गेन करेगा, अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज खुद करेगा. थ्योरी क्या होते हैं? सिद्धांत कि हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस चीज पर बेस्ड होगी. कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? रीजनिंग. हम कैसे रीजनिंग करेंगे. एनालाइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजें जो हमारी मेंटल प्रोसेस की होती हैं कि हमारे सामने कोई सिचुएशन आई तो हम उसमें कैसे अपना दिमाग लगाएंगे, कैसे उसको हैंडल करेंगे, वो सब कॉग्निशन के अंदर आती है. डेवलपमेंट, हमारी मेंटल प्रोसेस कैसे डेवलप होगी, हम कैसे धीरे धीरे मेच्योरिटी की तरफ जाएंगे. पहले बच्चे जैसे इस स्टेज में थे, उनको टॉयज दोगे, वो टॉयज से खेलेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगी उनकी जो थिंकिंग होगी वो एब्स्ट्रैक्ट होती जाएगी, वो इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. तो ये डेवलप हो रहा है ना बच्चे का माइंड. तो हम इसमें पियाजे की थ्योरी में यही चीजें डिस्कस करेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों का कॉग्निशन कैसे डेवलप होता है और वो किन किन चीजों पर बेस्ड है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया है जीन पियाजे ने, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चा अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज खुद करेगा थ्रू एक्सपीरियंसेस. आप उसको चीजें दो, उसको सिचुएशंस दो, वो अपने आप खुद ना खुद कंस्ट्रक्ट करेगा अपनी नॉलेज, उसके अंदर से अपनी समझ निकालेगा कि इससे उसको क्या समझ आ रहा है या उसको इस सिचुएशन में क्या करना है. NCF 2005 भी हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म पर ही बेस्ड है. जो NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसमें हमें बताया जाता है टीचर्स को कि आपको कैसे बच्चों को डील करना है, कैसी एक्टिविटीज़ हैं, कैसी उनको एक्सपीरियंसेस करवाने हैं. तो वो भी मेन फोकस कंस्ट्रक्टिविज्म पर करता है कि बच्चे को खुद करने दो, खुद चीज़ें सीखने दो. वी टीचर्स, हम अब एज अ टीचर्स क्या करेंगे? सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह हेल्प करेंगे बच्चे की. जब बच्चे को जिस पॉइंट पर हमारी नीड होगी, हमारी ज़रूरत होगी, हम उसको तभी हेल्प करेंगे, अदरवाइज उसको खुद अपना काम करने देंगे. पियाजे ने कहा था, Children are not less intelligent than adults, but their way of thinking is different from adults. बच्चे अडल्ट से कम इंटेलिजेंट नहीं होते, वो भी उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं जितना कि अडल्ट होता है, लेकिन उनका जो सोचने का तरीका है वो अडल्ट से डिफरेंट होता है. पियाजे ने 4 ऐसे फैक्टर्स बताए हैं जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल मैच्योरेशन. अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन दे दोगे तो क्या वो सॉल्व कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो बायोलॉजिकली इतना मैच्योर नहीं है, क्योंकि उसका माइंड इतनी हाई कैलकुलेशंस करने के लिए रेडी नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा. इसलिए बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी हो तो वो जितना बायोलॉजिकली मैच्योर हो चुका है, जितना उसका माइंड की अभी कैपेसिटी है, वो जैसी जैसी चीज़ें समझ सकता है, हमें उसके सामने वैसे वैसे एक्सपीरियंसेस, वैसे वैसे सिचुएशंस देने चाहिए. एक्टिविटीज़, हमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए. उसको कोई टॉयज दे दो
किनके साथ वो खेलता रहे, वो खेलते खेलते उसके अंदर एंगेज हो जाएगा, उससे नई नई चीज़ें सीखेगा, तो क्या होगा, उसके कॉग्निशन जो होगा, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो बेटर होगी, वो और ज़्यादा चीज़ों को समझने लगेगा। उसके बाद सोशल एक्सपीरियंसेस। अब बच्चा खेल रहा है, पहले कभी अकेला खेल रहा है, कभी ग्रुप में खेल रहा है, बहुत सारे बच्चों के साथ खेल रहा है, तो क्या होगा, उसके सोशल एक्सपीरियंसेस गैदर होंगे कि मैं इस बच्चे के साथ खेल रहा हूँ तो उसको भी टॉय शेयर करना है, उसके साथ भी टॉय शेयर करना है, तो अलग अलग मीनिंगफुल इश्यूज सॉल्व करेगा कि मेरे को इसके साथ भी शेयर करना है, इसके साथ भी शेयर करना है, तो अलग अलग उसके सोशल एक्सपीरियंसेस गैदर होंगे, जिससे कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इक्विलिब्रेशन। अब बच्चा कुछ खेल रहा है, उसके सामने कोई सिचुएशन आई, अगर उसे वो सिचुएशन समझ आ गई तो ठीक है, वो इक्विलिब्रेशन की स्टेज में है कि हाँ मुझे ये समझ आ गई, उसके दिमाग में फीड हो गई। लेकिन अगर उसके वो सिचुएशन समझ नहीं आई या उसको वो चीज़ नहीं समझ आई, तो उसके माइंड में एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जो कि डिसइक्विलिब्रियम होता है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ पियाजेस थ्योरी। पियाजे की थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि हमें आगे की थ्योरी समझने में हेल्प करेंगे। स्कीमास। स्कीमास क्या होते हैं? ये एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन होते हैं जो कि बच्चा जब बोर्न होता है उसमें वो ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसमें सकिंग का या ग्रेस्पिंग का स्कीमा ऑलरेडी बिल्ट होता है। छोटे सा बच्चा को जब दूध पीना होता है तो वो अपनी मदर की निपल से सक करता है, या उसके सामने आप कुछ भी कोई भी टॉय रख दो तो अपने हाथों से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर वो ग्रेस्पिंग का और सकिंग का जो स्कीमा होता है वो ऑलरेडी बिल्ट होता है। अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? हमारी एबिलिटी कि हम अपने इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। मान लो एक बच्चा अपनी बालकनी में मदर के साथ खड़ा है और नीचे से वो देखता है कि एक डॉग जा रहा है, तो उसकी मदर उसको बताती है कि ये डॉग है, तो अपने माइंड में वो एक इमेज क्रिएट कर लेता है, जो एक एनिमल है, ज़्यादा लंबा नहीं है और ब्लैक कलर का है, वो डॉग है। उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गई डॉग की। अब नेक्स्ट टाइम नीचे से एक डॉग जा रहा होता है, लेकिन वो वाइट कलर का होता है, तो उसकी मदर उसको बताती है कि ये डॉग है। तो वो बच्चे के माइंड में तो ऑलरेडी डॉग की एक इमेज क्रिएट थी, तो वो उसमें एक और चीज़ ऐड ऑन कर लेता है कि डॉग जैसे ये डॉग की सिमिलर शेप जैसा है, लेकिन डॉग वाइट भी हो सकता है और ब्लैक कलर का भी हो सकता है। तो उसने अपनी ऑलरेडी दिमाग में जो इमेज क्रिएट थी उसके अंदर एक और इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लिया, एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू द प्रीवियस नॉलेज। अब हम हमारी प्रीवियस नॉलेज में न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं बिना कोई चेंज करे, तो वो होता है असिमिलेट। असिमिलेशन, हमने असिमिलेट कर लिया उस चीज को, वो होता है असिमिलेशन। अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन क्या होता है? थर्ड टाइम वो बच्चा बालकनी में खड़ा है, नीचे से एक कैट जा रही है, थोड़ी बहुत डॉग जैसी लग रही है उसको, तो उसने बोला डॉग, तो उसकी मदर कहती है नहीं ये डॉग नहीं है, ये कैट है। तो फिर वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो इक्विलिब्रेशन से आ जाता है सीधा डिसइक्विलिब्रियम के स्टेट में, जहाँ पे उसकी जो इंफॉर्मेशन का होता है वो डिसबैलेंस बन जाता है कि ये तो कैट, ये फीचर्स तो उसको डॉग के बताए हुए थे, अब ये कैट कैसे आ गई। तो उसकी मदर उसको समझाती है कि ठीक है डॉग वाइट कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जो डॉग की शेप ऐसी होती है और कैट की शेप ऐसे होती है। तो वो बच्चा क्या करता है, उसने जो डॉग के लिए अपना स्कीमा बना रखा होता है उसमें वो चेंज कर लेता है कि ठीक है डॉग वाइट कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, लेकिन ऐसी शेप का, डॉग की शेप का वो डॉग होता है, और ऐसी शेप जो कैट की है वो डिफरेंट वाली वो कैट होती है। तो उसने क्या करा, उसके दिमाग में जो ऑलरेडी बिल्ट स्कीमा था उसमें उसने ऑल्ट्रेशन करी। क्या करी कि ऐसी शेप है तो वो डॉग होगा, ऐसी शेप है तो वो कैट होगी। तो उसने अपने माइंड में जो ऑल्ट्रेशंस करी, ये क्या है, अकोमोडेशन। ये उसने अकोमोडेट कर लिया कि हाँ अपनी प्रीवियस नॉलेज के अंदर ऑल्ट्रेशन करके न्यू इन्फॉर्मेशन को डालना, ये क्या होता है, अकोमोडेशन। बहुत से टीचिंग एग्जाम्स में हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पियाजे की थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस हैं। तो हमें ये याद रखना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि एज
ये जो 4 स्टेजेस हैं, इस कौन सी स्टेज की कितनी से कितनी ईयर्स है और किसके बाद कौन सी आती है। तो हमारी फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जहाँ पे पैदा होने से लेकर 2 साल तक का बच्चा आता है। नेक्स्ट हमारी सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर हमारा 2 से लेकर 7 साल तक का बच्चा आता है। उसके बाद थर्ड स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पर 7 से लेकर 11 या 12 साल तक का बच्चा आता है। उसके बाद लास्ट फोर्थ स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे 11 इयर्स या 12 इयर्स ऑनवर्ड्स, जहाँ से हमारी एडोलसेंस स्टार्ट होती है, वहाँ का बच्चा आता है। तो यहाँ से हमसे इन स्टेजेस को कई बार दे दिया होता है और हमें ऑर्डर वाइज अरेंज करना होता है, या फिर इनकी एज पूछ ली जाती है कि इसमें से किसकी एज कौन सी है, मैच द फॉलोइंग में दी जा सकती है। या बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंस ऑर्गन्स का भी बहुत ज्यादा रोल होगा और मोटर पार्ट्स का भी बहुत रोल होगा। यहाँ पर क्या एज आएगी, बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक की, बच्चे के पैदा होने से लेकर 2 साल तक का बच्चा इस स्टेज में आएगा। यहाँ पर जो सेंस ऑर्गन्स का रोल है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप बच्चे के सामने कोई भी चीज रखोगे, वो उसको हाथ लगाएगा, टच करेगा, स्मेल करेगा, खाने की कोशिश करेगा, वो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस गैदर करेगा। अब उसको कोई भी चीज उसके सामने पड़ी होगी तो वो उसको उठा लेगा, उसको देखेगा, इधर इधर हिलाएगा, क्या करेगा, वो कोई भी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट, मतलब हर तरीके से देखने के कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करेगा। रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज होंगे स्टेज में, सकिंग करेगा, वो ग्रास्प करेगा चीजों को। मोटर एक्टिविटीज होंगी, धीरे धीरे वो क्रॉल करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट करेगा। अब अगर आप 6 महीने के बच्चे के सामने एक टॉय रखते हो और थोड़ी देर बाद वो टॉय हटा देते हो, तो वो बच्चे को याद नहीं रहेगा कि मैंने कोई टॉय देखा था या ऐसा टॉय था। लेकिन अगर आप 1.5 साल या 1.5 साल से ज़्यादा के बच्चे के पास एक टॉय होता है और आप उससे ले लेते हो, तो वो बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गई थी टॉय की। ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बच्चे के सामने से वो टॉय हटा भी देते हो तो उसके दिमाग में वो इमेज बनी रहेगी कि हाँ मैंने एक टॉय देखा था या मेरे पास था, तो वो रोना स्टार्ट कर देगा, वो उस टॉय को मांगेगा। तो क्या होता है, जब हमारी ये जो स्टेज है, बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज, इस स्टेज के खत्म होते होते तक बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव कर लेगा कि चाहे कोई टॉय उसके सामने नहीं है लेकिन उसे पता है कि वो टॉय एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हम इस स्टेज पे डिस्कस करते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला कॉन्सेप्ट, तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड में आते आते जहां पर ये स्टेज खत्म हो रही होगी तब वो अचीव कर लेगा कि नहीं, अगर मेरे सामने टॉय नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि टॉय नहीं है, टॉय है लेकिन उसके सामने नहीं है, उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी टॉय की। स्टेज 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें 2 से लेकर 7 साल तक का बच्चा आएगा। इस स्टेज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाएगा। अगर आपने उससे कोई सीधी सी बात पूछी तो वो आंसर बता सकता है, लेकिन वो उसके पीछे का लॉजिक नहीं बता पाएगा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। नहीं, आंसर बता सकता है नॉर्मल, अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे उसकी मेंटल एबिलिटी जितनी है उसके बेसिस पर तो बता देगा, लेकिन उसकी जो रीजनिंग होगी या थिंकिंग होगी वो लॉजिकल नहीं हो पाएगी। अब इस स्टेज के हमारे की फीचर्स क्या क्या है। ईगोसेंट्रिज्म, मैं, कहानी मैं से स्टार्ट होगी और मैं पर एंड हो जाएगी। उसे लगेगा कि किसी भी चीज को लेकर उसका जो व्यू पॉइंट है बस वही एग्जिस्ट करता है और किसी दूसरे इंसान का व्यू पॉइंट वो समझ ही नहीं पाएगा। इस स्टेज में बच्चा हाईली ईगोसेंट्रिक होगा, बस अपनी चीजें समझ सकता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अब वो चीजों को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा। अगर मेरे हाथ में एक पेन है, उस बच्चे के हाथ में, तो कहेगा ये सुपरमैन की छड़ी है या ये मैजिक वॉन्ड है या कुछ भी इससे मैजिक हो सकता है। वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करने लग जाएगा अपने हिसाब से। इरिवर्सिबिलिटी, वो ये चीज नहीं समझ पाएगा कि अगर एक चीज जिस चीज से बनी है वो वापस रिवर्सिबिलिटी होकर उसी में आ जाएगी। अगर पानी से बर्फ बनी है तो बर्फ से वापस पानी बन जाएगा, ये इरिवर्सिबिलिटी वो नहीं कर पाएगा। ये तो वो समझ जाएगा कि पानी से बर्फ बनी है,
लेकिन बर्फ वो वापस पिघल कर पानी बन जाएगी, ये कॉन्सेप्ट नहीं वो समझ पाएगा, इरिवर्सिबिलिटी होगी उसकी। अब जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, वो कमरे में गया, उसने कुंडी लगा ली, कुंडी तो उसने लगा ली, लेकिन अब उसको ये नहीं पता कि उसको खोलना कैसे है या रूम से बाहर कैसे जाना है। ये क्यों होता है? क्योंकि उस बच्चे के अंदर अभी रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसकी थिंकिंग अभी इरिवर्सिबिलिटी होती है। वो समझ नहीं पाता कि इसका उल्टा करूंगा तो कुंडी खुल जाएगी, या अगर पानी से बर्फ बनी है तो बर्फ से वापस पानी बन जाएगा। वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता इस एज में। सेंट्रेशन, मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स पड़े हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5, अगर आप एक बच्चे के सामने पहले ऐसे पॉइंट्स और ऐसे पॉइंट्स रख दोगे और आप उससे पूछोगे कि इसमें ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो वो कहेगा इसमें ज्यादा पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि उसको देखने में ये ज्यादा लंबी लाइन लग रही है, खुले खुले पड़े हुए हैं, तो उसको लगेगा ये ज्यादा पॉइंट्स हैं, जबकि इसमें भी 5 पॉइंट्स हैं, इसमें भी 5 पॉइंट्स हैं। लेकिन उससे लगेगा कि नीचे वाली लाइन बड़ी सी लग रही है, बड़ी सी लग रही है, तो इसमें ज्यादा पॉइंट्स है, तो कहेगा इसमें ज्यादा पॉइंट्स है। क्या है कि वो ना एक ही चीज के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझ नहीं सकता, मतलब सेंट्रेशन, बस एक ही चीज को समझ पा रहा है वो कि हाँ ये ज्यादा लग रहा है इसलिए ये पॉइंट्स ज्यादा होंगे। अभी उसकी थिंकिंग के अंदर इतनी मेच्योर नहीं हुई होती उसकी थिंकिंग कि वो अलग अलग पॉइंट्स को समझ पाए कि है तो उसमें भी 5 पॉइंट्स है, तो इसमें भी 5 पॉइंट्स, फिर ये नीचे वाला ज्यादा कैसे हुआ? नहीं, वो दूर से देख रहा है तो उसको ये ज्यादा लग रहे हैं, तो वो कह देगा कि हाँ ये ज्यादा है। ये क्या है? सेंट्रेशन है। उनकी थिंकिंग मतलब एक ही चीज पर सेंटर्ड होगी कि हाँ ये मुझे दिख रहा है, ये ज्यादा है तो ये ज्यादा है। एनिमिज्म, एनिमिज्म क्या है? अब वो बच्चे को लगेगा जो उसकी डॉल है या कोई टेडी बियर है, उसके अंदर भी फीलिंग्स है। अगर उस बच्चे को चोट लग गई किसी टेडी बियर को पकड़ते पकड़ते, तो जब उसके माँ बाप उस टेडी बियर को एक थप्पड़ लगाते हैं तो वो खुश हो जाता है कि हाँ इसको भी डांट पड़ गई, इसके अंदर अब इसको भी दर्द हो रहा होगा, उससे बदले की भावना। तो वो क्या होता है, बच्चे को भी ऐसा लगता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं उनके अंदर भी जान है, मतलब अगर हम उनको मारेंगे तो उनको भी दर्द होगा जैसे हमें होता है। आर्टिफिशियलिज्म, बच्चे को क्या लगता है जितनी भी इस दुनिया में चीजें हैं वो हमने बनाई हैं, चाहे वो ट्रीज हैं, चाहे वो क्लाउड्स हैं, उसकी माइंड के अंदर ये थिंकिंग क्रिएट हो जाती है कि क्लाउड्स भी हमने बनाए हैं, ट्रीज भी हमने बनाए हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो बच्चे के प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। इस स्टेज के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? मतलब कि जब इस स्टेज का 2 से 7 साल का बच्चा हमारे पास होगा तो टीचर्स को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। टीचर कोई भी टास्क, कोई भी एक्टिविटी जब बना रहा है बच्चों के लिए, तो उसको हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको एक्टिविटी देनी पड़ेगी, कि ये नहीं कि सब बच्चे ही बहुत ज्यादा जीनियस होंगे या सबका मेंटल लेवल एक जैसा होगा। हो सकता है कुछ स्लो लर्नर्स हो, कुछ गिफ्टेड चाइल्ड हो, बहुत जल्दी कर लेते हैं, जो स्लो लर्नर्स है वो धीरे धीरे करेंगे। तो इस स्टेज पर टीचर्स को बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको अलग अलग एक्टिविटीज देनी पड़ेंगी। यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस का बहुत ज्यादा रोल होगा। हम बच्चे को जितने ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस देंगे उतनी ज्यादा, उतना स्ट्रॉन्ग उनका बेस बनेगा, उतनी ज्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। प्लेवे मेथड, हमें जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्लेवे मेथड के थ्रू बच्चे को पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे खेलते खेलते जब सीखेंगे तो उनके ज्यादा अच्छे से उनके माइंड में स्टोर हो जाएंगी वो चीजें, वो ज्यादा टाइम के लिए उनको याद रखेंगे। स्टेज 3, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से लेकर 11 या 12 साल तक का बच्चा इस स्टेज में आएगा। अब इस स्टेज में बच्चा ऑपरेशंस तो करेगा, लेकिन उसके सामने ऑब्जेक्ट या जो टॉय है वो उसके सामने होना चाहिए। मतलब बच्चे को आप कुछ इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन दोगे तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन आप उसके सामने टॉयज रख दोगे या पजल्स रख दोगे जो वो देखकर टच करके उसके ऊपर ऑपरेशंस कर सकता है, तो वो कर पाएगा। धीरे धीरे उसकी मेच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है ना, तो जो चीज उसके सामने होगी वो उसके ऊपर टास्क कर सकता है। कंजर्वेशन, यहाँ पर एक कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो एक बीकर है 250 ml का, ये भी बीकर है
250 ml का। अब अगर आप इस बच्चे से पूछोगे इस स्टेज में कि इसमें ज्यादा पानी आएगा या इसमें ज्यादा पानी आएगा, तो वो बच्चा कहेगा इक्वल पानी आएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है दोनों की जो कैपेसिटी है वो 250 ml है। तो अब उसको वो साइज से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो दूर से देख रहा है ये वाला लंबा है तो इसके अंदर ज्यादा पानी आएगा, ये लंबा नहीं है तो इसमें कम पानी आएगा। नहीं, अब उसके अंदर ही कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है। वो सिर्फ एक चीज पर नहीं, बहुत सारी चीजों पर देखकर आंसर करेगा कि अगर ये वाला लंबा है तो ये वाला चौड़ा भी तो है ना, ये कंपनसेट हो गया यहाँ से, तो दोनों की कैपेसिटी इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल पानी आएगा। तो ये क्या हुआ, उसके माइंड में कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि इन दोनों में इक्वल पानी आएगा। जबकि इससे पहले हमारी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी उसमें अगर बच्चे से पूछते तो हम क्या कहते, तो कहता इसमें पानी ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ था और उसको पता नहीं था कि दोनों की हमें सिर्फ लंबाई नहीं देखनी, ये अगर ये है तो इसका इम्पैक्ट ये जहां पर चौड़ा भी तो है, दोनों की कैपेसिटी तो सेम है ना। तो इस स्टेज में बच्चे की कंजर्वेशन डेवलप हो जाएगी और वो समझ पाएगा कि अगर ये दोनों 250 ml के हैं, इन दोनों की कैपेसिटी 250 ml है, तो ये दोनों में इक्वल पानी आएगा। यहाँ पर कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीरिएशन, अब क्या होगा, इस एज में बच्चे को आप सामान दे देते हो, क्या कहते हैं, कॉइन्स दे देते हो, छोटे बड़े बड़े बड़े, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में उनको लगाना सीख जाएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीख जाएगा। सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, बड़ा। अब ये क्या हो गया, उसके अंदर सीरिएशन आती जा रही है कि उसको छोटा से बड़ा या बड़े से छोटा, ये चीजें वो समझनी स्टार्ट कर देगा। रिवर्सिबिलिटी, पीछे वाली स्टेज में क्या था, इरिवर्सिबिलिटी, यहाँ पर आ गई रिवर्सिबिलिटी कि अगर पानी से बर्फ बनी है तो बर्फ से वापस पिघलकर पानी बन जाएगा। ये क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी आ गई है। डिसेंटरिंग, अब अगर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अब अगर आप बच्चे से पूछोगे कि किसमें ज्यादा कॉइन्स हैं, तो बच्चा कहेगा इक्वल कॉइन्स है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। पीछे वाली स्टेज में तो वो सेंट्रेशन था, वो एक ही चीज पे फोकस कर पाता था, लेकिन इस स्टेज पर उसका कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है, तो वो काउंट कर लेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कॉइन्स तो सेम ही है, चाहे उन्हें टाइट रखो या खुला रखो। तो यहाँ पर क्या होगा, डिसेंटरिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इंडक्टिव, इस स्टेज पर उसकी इंडक्टिव थिंकिंग होगी, मतलब वो एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ जा सकता है। आपको एक बच्चे को कुछ समझाना है, आप उसको 1 2 3 4 बहुत सारे एग्जाम्पल्स दोगे, एग्जाम्पल्स देते रहोगे, तो वो क्या करेगा, उन एग्जाम्पल्स को गैदर करके एक रूल निकाल लेगा। इतनी उसकी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी कि अगर आप उसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हो तो उनसे कॉमन चीज निकालकर रूल बना लेगा। अब हमारी इस कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, हमें बच्चे को सिंपल एक्सपेरिमेंट्स देने स्टार्ट कर देने चाहिए स्टेज पर, कि छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस जिससे वो सीखे समझे कि अगर मैंने ऐसा करा तो ऐसा होगा, ऐसा करा तो ऐसा होगा। अगर हम उसको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स देने स्टार्ट करेंगे, एक तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इनहैंस होगा। इसके साथ साथ टीचर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको एक साथ ही इतना सब कुछ पढ़ने को दे दे या इतना कुछ मत समझा दे कि उसके माइंड पे हैवी हो जाए। हमें पार्ट लर्निंग, पार्ट टीचिंग करनी है, छोटे छोटे चंक्स में उसको पॉइंट समझाने पड़ेंगे, छोटी छोटी चीजें समझानी पड़ेंगी, जिससे कि क्या होगा, वो बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके। स्टेज 4 हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें 11 या 12 साल से ऑनवर्ड्स बच्चा जो होगा वो इस स्टेज में फॉल करेगा। फाइनली बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएगा, इमेजिनेशन कर पाएगा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर पाएगा। आप उसको हाई लेवल के क्वेश्चंस दे सकते हो, हाई लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हो, वो सॉल्व कर सकता है। इमेजिनेशन एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग, अब आप उनको इमेजिन करने के लिए कोई सिचुएशन दे सकते हो, वो बच्चा इमेजिन करेगा, फिर उसके बेस्ड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब आप उससे पूछ सकते हो
ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो बताओ सबसे बड़ा कौन है। अब वो अपने माइंड में कैलकुलेशन करेगा कि वो उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है, तो कौन सबसे बड़ा हुआ है। ये क्या होगा, अब उनकी इमेजिनेशन, हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी है, टोटली लॉजिकल। अब वो लॉजिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ चुके हैं, तो उसकी जितने भी आंसर्स होंगे वो लॉजिक होंगे। मतलब अगर आप उनसे पूछोगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो बता पाएंगे। डिडक्टिव थॉट, अब उनकी जो थिंकिंग लेवल है वो इतनी डेवलप हो चुकी है कि वो डिडक्टिव थॉट पे आ गए हैं। आपने उन्हें कोई रूल दिया, इंग्लिश ग्रामर है या हिंदी है, मैथ्स है, कोई भी रूल दिया, अब वो इतने कैपेबल हैं कि वो रूल से एग्जाम्पल बनाने के लिए कैपेबल है। आपने उन्हें कुछ रूल समझाया, अब उसको कहा इमेजिनेशन करो या इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल बताओ, तो वो बच्चे की थिंकिंग इतनी डेवलप हो चुकी है कि वो रूल से एग्जाम्पल बना लेगा। इमेजिनरी ऑडियंस, ये इस स्टेज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बच्चे को क्या लगता है इस स्टेज में कि हर कोई बस उसे ही नोटिस कर रहा है। एक दिन वो ट्यूशन में ब्लैक कलर की शर्ट पहन के गया, नेक्स्ट डे भी वो ब्लैक कलर की शर्ट पहन के चला गया, तो हो सकता है बाकी बच्चों ने नोटिस ना करा हो कि इसने कल भी ब्लैक पहनी थी शर्ट, आज भी ब्लैक पहनी है, लेकिन उसके माइंड में ये इमेज चल रही होगी, ये माइंड में थिंकिंग चल रही होगी कि सब लोग बस मुझे ही नोटिस कर रहे हैं। सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैंने कल भी ब्लैक शर्ट पहनी थी, आज भी ब्लैक शर्ट पहनी है। तो इस स्टेज में बच्चों का जो मेन चल रहा होगा, इमेजिनरी ऑडियंस का वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे कि सब मुझे ही नोटिस कर रहे हैं, बस मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ। इस स्टेज के अगर हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन डिस्कस करें, तो हमें अच्छी से अच्छी इमेजिनेशन बेस्ड सिचुएशंस बच्चों को देनी चाहिए, इमेजिनेशन बेस्ड टास्क, इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को खोलें, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाएं। बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस करें। इससे क्या होगा, उनकी माइंड की जितनी कैपेसिटी है वो और डेवलप होगी, वो एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, उनके पॉइंट्स समझे, अब उस पॉइंट के अंदर वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकालेंगे। इमेजिनेशन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल होगा। तो यहाँ पर हमारी चारों स्टेजेस खत्म होती हैं। तो हम पियाजे की थ्योरी को क्लासरूम में कैसे यूज करेंगे। डिस्कवरी लर्निंग, पियाजे की जो थ्योरी है वो डिस्कवरी लर्निंग पे बेस्ड है कि बच्चे जब खुद डिस्कवर करते हैं चीज़ें, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज वो खुद करते हैं एक्सपीरियंसेस के थ्रू, तो उनकी लर्निंग बेटर होती है। तो ये डिस्कवरी लर्निंग पर बेस्ड है। यूज ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज, आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो, ये नहीं आपने एक बुक पढ़ी और बात खत्म, नहीं, आपको अलग अलग रिसोर्सेज का यूज करना है। मल्टीमीडिया, आपने एनिमेशन दिखाई, उसमें बच्चा साउंड सुन रहा है, देख रहा है, मॉडल्स दिखाए, जिससे कि उनके मल्टीपल सेंसेस यूज हो, सुने, देखे, फील कर सके। तो क्या होगा, जितने ज्यादा उसके सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतनी ज्यादा उसकी लर्निंग बेटर होगी। एक्टिव लर्निंग, पियाजे की थ्योरी पर मेन फोकस है चाइल्ड शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एक्टिव लर्नर होना चाहिए, वो क्लास में हर चीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, ये एक्टिविटी वो खुद करे, हर चीज जब उसको समझनी है तो वो खुद एक्टिविटीज करे, खुद एक्सपीरियंसेस करे, ताकि वो एक्टिव लर्निंग जब वो करेगा तो उसके माइंड में वो अच्छे से स्टोर होगी। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, उसको ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज दो ताकि वो हर चीज को अच्छे से समझ पाए और लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन कर पाए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियाजे की जो थ्योरी है उसमें डेवलपमेंट कैसी है। उसकी डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है, स्टेजेस में दी है ना पियाजे ने अपनी थ्योरी, 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 ऑनवर्ड्स। तो ये जो डेवलपमेंट है ये डिसकंटिन्यूअस है। उसके बाद आपसे ये पूछ सकते हैं कि पियाजे की थ्योरी का ग्राफ, पियाजे की थ्योरी का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, जहां पर हमने यहाँ लिए एज और यहाँ लिए कॉग्निटिव एबिलिटी। अब यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस के थ्रू उसमें दिखाया कि उसकी कैसे कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप हो रही है। तो पियाजे के हिसाब से उसकी डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है। क्रिटिसिज्म, अब जो पियाजे ने अपनी थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, लोगों ने उस थ्योरी को किन किस बेसिस पर क्रिटिसाइज करा, ये क्या क्या गलतियां निकाली। इग्नोर्ड कल्चरल डिफरेंसेस, पियाजे ने अपनी थ्योरी में कल्चरल डिफरेंसेस को इग्नोर कर दिया। उसने रिसर्च करी थी, ऑब्जर्व करे थे
यूएसए के बच्चे, तो क्या ये इम्पोर्टेंट है? जो यूएसए के बच्चे जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इंडिया में भी वैसी डेवलपमेंट होगी या वैसे ही स्टेजेस होंगे? तो उसने कल्चर डिफरेंसेस इग्नोर कर दिए। ओवरलैपिंग ऑफ स्टेज, मान लो बच्चा 2 साल 1 दिन का हो गया, तो क्या वो फर्स्ट स्टेज में आएगा या सेकंड स्टेज में आएगा? या 2 साल 1 दिन का होते ही वो सीधा दूसरे स्टेज में आ जाएगा, उसके अंदर दूसरे स्टेज के फीचर्स आ जाएंगे? तो ये जो स्टेजेस हैं ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप होती हैं। रोल ऑफ पेरेंट्स इन सोसाइटी इज निग्लेक्टेड। जो पियाजे है उसने कंस्ट्रक्टिविज्म की तो बात कर ली कि बच्चा कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज खुद करेगा, खुद एक्सपीरियंसेस लेगा, लेकिन जो सोसाइटी का, जो पेरेंट्स का रोल होता है बच्चे की डेवलपमेंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पियाजे ने अपनी थ्योरी में उसको कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया और कोई भी बात नहीं की इनसे रिलेटेड कि इनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बायस्ड, इसने पियाजे ने ये थ्योरी अपने बच्चों पर बेस्ड ऑब्जर्वेशन करके ये स्टेजेस निकाली। तो हो सकता है उसने जब अपने बच्चों पर रिसर्च करी तो वो बायस्ड हो, उसके कुछ ओपिनियंस, उसके कुछ व्यू पॉइंट्स बायस्ड हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमारी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।